गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम रेडियस रेशो को आगे पढ़ने जा रहे हैं कि हम अलग अलग रेडियस रेशो और उनकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो हम देखो सबसे पहला केस कंसीडर करते हैं जब रेडियस रेशो 0.15 या उससे कम हो। ठीक है, ऐसी स्थिति में क्या होगा, इस मॉलिक्यूल में कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगी, यानी ज्योमेट्री कैसी होगी, लीनियर होगी, रेखीय ज्योमेट्री होगी। तो जब रेखीय ज्योमेट्री होगी तो उसमें क्रिस्टल नहीं बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसकी शुरुआत करते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट, जब रेडियस रेशो 0.15 से 0.225 होता है तब कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़कर कितनी हो जाती है, 3 हो जाती है। और वो इसमें कैटायन, इस डायग्राम को देखेंगे, इसमें कैटायन सेंटर में त्रिभुज के तीनों कॉर्नर्स पर एनायनों से घिरा हुआ है। तो इसलिए इस कंपाउंड की स्ट्रक्चर कैसी हो गई, त्रिभुजाकार ज्योमेट्री इसकी हो गई और इसके कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होता है। ये एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा पॉलीमेरिक मेटाबोरेट्स में पाया जाता है। ठीक है, ये देखो, ये बहुलकीय मेटाबोरेट B2O3 आदि में ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर पाई जाती है। अब हम आते हैं मेन रेडियस रेशो, जिसके अंदर रेडियस रेशो का मान 0.225 से 0.414 के बीच में होता है। इस रेडियस रेशो में किसी भी आयनिक क्रिस्टल की कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होती है और हर कैटायन प्रत्येक एनायन से एक टेट्राहेड्रन शेप में व्यवस्थित हो जाता है। इसको अपन यहाँ देखेंगे, ये देखो, एक ये चतुष्फलक है जिसके केंद्र में जो धन आयन है वो चारों कॉर्नर्स पर, किसके, टेट्राहेड्रन के चारों कॉर्नर्स पर इस प्रकार से घिरा हुआ है कि सभी एक दूसरे से कनेक्टेड नज़र आ रही हैं। तो इस कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होने पर ज्योमेट्री कैसी होती है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। अब देखो, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में जो अरेंज्ड कैटायन है वो 4 एनायनों से किस तरह से घिरा हुआ है, इसको हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर 4 एनायनों से घिरे होने पर उसका जो रेडियस रेशो है वो अपन मैथमेटिकली प्रूव भी कर सकते हैं। इसके लिए हमको देखो एक क्यूब बनाना होगा और हम ये मानते हैं कि इस क्यूब में के सेंटर में एक कैटायन O है जो कि क्यूब के कॉर्नर्स के ऊपर उपस्थित एनायनों के द्वारा टेट्राहेड्रली घिरा हुआ है। अब देखो, ये क्यूब है, इस क्यूब के सेंटर में जो O कैटायन है, ये एक तो देखो यहाँ डॉट दिख रहा है आपको A, एक ये एनायन दिख रहा है B, एक ये दिख रहा है C और एक ये दिख रहा है D। इन 4 एनायनों के ऑपोजिट कॉर्नर्स को हम मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, चतुष्फलक बन जाएगा। तो सेंटर में उपस्थित कैटायन 4 एनायनों ABCD से इस तरह से घिरा हुआ है कि उनके किनारे एक दूसरे को परस्पर छूते हुए हैं। अब देखो, आप ये बीच में एक पूरा छोटा गोला दिखाई दे रहा है, ये कैटायन है, और ये क्या दिखाई दे रहे हैं आपको, डॉटेड लाइन से ये एनायनों की सरफेस दिखाई दे रही है, यानी ये टच कर रहे हैं एक दूसरे से। इसी तरह ऊपर वाले फेस पे 2 एनायन इधर और आ जाएंगे जो एक दूसरे को इस तरह से टच करते हुए होते हैं। अब हम क्या करते हैं, कैटायन के केंद्र बिंदु O से, ठीक है, एक जो यहाँ C और D हमको लाइन दिख रही है, इसके ऊपर एक OP इस तरह से लंब डालते हैं। ठीक है, अब जब ये हमने एक परपेंडिकुलर डाला तो देखो एक त्रिभुज बन गया OPD। ये क्या बन गया, एक त्रिभुज बन गया OPD। इस OPD ट्राइंगल में जो OD का मान है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा OD स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर
ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर के बराबर। ठीक है, अब यहाँ ओ डी स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? ये देखो, ओ से ये जो बड़े वाले गोले की आधी लाइन आ रही है, ये तो कैटायन की रेडियस हो गई। ये देखो, यहाँ से यहाँ तक ये कैटायन की रेडियस हो गई, और इससे शुरू होकर इस डी पॉइंट तक ये क्या हो गई? एनायन की रेडियस हो गई। ठीक है, तो ये ओ डी जो लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? वो कैटायन की रेडियस प्लस एनायन की रेडियस को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हम इसको ओ डी को हटा करके क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर आर प्लस प्लस आर माइनस लिख सकते हैं। ये प्लस है, बुक में थोड़ा यूज़ करते करते डिम हो गया है तो ये आर प्लस प्लस आर माइनस है ना, तो ओ पी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर ये हो गया। हम इनको इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। ठीक है, ये देखो, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 हमने दे दिया। अब ये जो टेट्राहेड्रन बना है ना, वो कैसे बना है? ये आपको अभी मैंने पहले भी बोला था कि ये क्यूब के ऑपोजिट कॉर्नर्स को मिलाने से यहाँ पर क्या बना है? एक टेट्राहेड्रन बना है। अब जब ये ऐसे बना है तो क्या होगा? यहाँ पर जो सी एफ भुजा है वो डी ई के बराबर होगी, डी ई बराबर सी ई, यानी सारी भुजाएं जो होंगी वो बिल्कुल बराबर होंगी। तो अब जो यहाँ पर एक त्रिभुज और बन रहा है सी डी ई, ये देखो, ये क्या बन रहा है? सी डी और ई जो एक त्रिभुज बन रहा है, इससे जो दिखने में हमको आ रहा है वो क्या आ रहा है कि जो पी डी का मान है वो सी डी का आधा है, यानी 2PD बराबर CD हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको अब लिखते हैं इसी तरह से कि देखो, त्रिभुज CDE से क्या हो जाएगा? 2PD बराबर CD हो जाएगा, यानी कि इसका मान कितना आएगा उसमें हम देखेंगे तो DE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। ये देखो, यहाँ से आपको दिख रहा है ना, ये DE स्क्वायर प्लस ये CE स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा? CD स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिख रहे हैं? 2PD बराबर किसके है? CD के, और CD किसके बराबर है? DE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर के बराबर है। तो हम DE की जगह भी क्या लिख सकते हैं? CE लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2CE स्क्वायर। ठीक है, जब इसका मान भी CE स्क्वायर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2CE स्क्वायर। जब इसको हम स्क्वायर को करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2CE आ जाएगा। ठीक है ना। अब CE किसके बराबर है? CF के बराबर है, और ये दोनों किसके बराबर है? 2OP के बराबर है। ये 2OP का मान किसके बराबर है? ये CE के बराबर है या CF के बराबर है। कोई सी भी हम भुजा ले सकते हैं जिसके ये बराबर होते हैं। अब देखो, यहाँ पर जो ऊपर वाली इक्वेशन थी 2PD बराबर, अब यहाँ हम CD में CD की वैल्यू रख रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई थी? 2CE स्क्वायर आ गई थी ना, और ये CE किसके बराबर था? 2OP के बराबर था। तो 2PD बराबर किसके हुआ? 2 अंडर रूट OP के बराबर। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ जो CE आई थी ना, ये इसका मान हमने यहाँ OP रख दिया। तो 2PD बराबर अब किसके आ गया? ये ऊपर वाली इक्वेशन से 2 अंडर रूट 2OP के बराबर आ गया। अब 2 से 2 हम कैंसिल कर देंगे तो PD किसके बराबर आ जाएगा? अंडर रूट 2OP के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब OP का मान हम इस PD इज इक्वल टू अंडर रूट 2OP से हम OP का यदि मान निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन अंडर रूट 2 PD के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से जो ये OP का मान आया है, इसको हम इक्वेशन 2 में रखते हैं तो हम देखते हैं ये क्या हो जाएगा? R प्लस प्लस R माइनस स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ PD स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अंडर रूट हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? हाफ PD स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर हो जाएगा। अब ये ऐड करने पर 3/2 PD स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब
PD किसके बराबर है, नेगेटिव आयन की रेडियस के बराबर है। तो हम PD की जगह अब क्या लिख दें, R माइनस लिख देते हैं। तो R प्लस प्लस R माइनस स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 3/2 R माइनस स्क्वायर हो गया। अब हम इसको यदि सॉल्व करते हैं तो ये R प्लस प्लस R माइनस इज इक्वल टू √3/2 R माइनस ये हो जाएगा। अब √3/2 R माइनस की वैल्यू कितनी होती है, 1.225 होती है। ठीक है, ये R माइनस के बराबर आ गया। यानी अब हम R प्लस की हमको वैल्यू निकालनी है तो वो किसके बराबर हो जाएगा, ये तो जो है सो है ही है, प्लस यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा यहाँ आकर R माइनस। तो जब 1.225 R माइनस में से R माइनस सब्ट्रैक्ट होगा तो ये क्या हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, R प्लस प्लस इज इक्वल टू 0.225 R माइनस आ जाएगी। और इसका रेशो किसके बराबर, इसका रेशो प्लस R प्लस और R माइनस किसके बराबर हो जाएगा, रेडियस रेशो के बराबर, R के बराबर, जो क्या होगा 0.225 होगा। ठीक है, तो यही हम प्रूव करना चाहते थे कि यदि रेडियस रेशो 0.225 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी, 4 होगी। अब रेडियस रेशो इससे यदि बढ़ता जाएगा तो भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही रहेगी। कब तक, जब तक कि इसकी वैल्यू बढ़ते बढ़ते 0.414 तक नहीं पहुंच जाती। तो इस तरह से कोऑर्डिनेशन नंबर जब ये वैल्यू आ जाएगी तो बढ़कर 4 की जगह कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो ये इस तरह का रेडियस रेशो और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 किस कंपाउंड में पाई जाती है, ये जिंक सल्फाइड में पाई जाती है। तो अब ये तुमको 4 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले मैथमेटिकल प्रूफ भी समझ में आ गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो आप इसे एक बार अपने आप सॉल्व करेंगे, आपको कोई परेशानी आए तो आप कभी भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।